अस्सलाम वालेकुम। 13 जून 2025 आज जो है वो इसराइल ने बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की है ईरान के ऊपर। इसका जो मेन मकसद था कि ईरान को जो इंटरनली वीक किया जा सके और साथ में जो उनके जो मेन जनरल्स हैं और जो इनके जो साइंटिस्ट हैं उनको मारा जा सके। इसमें इसराइल ने 350 बॉम्ब्स गिराए हैं ईरान के ऊपर और जो 100 बॉम्ब जो हैं वो ऑन टारगेट गिरे हैं, जिसमें ईरान को काफ़ी ज़्यादा इंटरनली नुकसान हुआ है। इस हमले के रिस्पांस में जो ईरान ने 100 जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल पे फेंके हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स थे वो हवा में ही ज़ाया हो चुके थे, क्योंकि जो इसराइल का जो एयर डिफेंस था उसने वो पहली ड्रोन जो हैं वो ख़त्म कर दिए थे हवा में। ईरान ने इसको एज अ वॉर डिक्लेयर किया, क्योंकि जो उनके जो मेन जनरल्स थे, साइंटिस्ट थे, वो मारे जा चुके हैं। इसलिए ईरान ने ये भी कहा कि जो इसराइल ने सारी जो अपनी रेड लाइन थी वो क्रॉस की है, जिसका हम उनको जवाबी हमला देंगे। ये बात जो है वो आज हम ChatGPT से पूछेंगे कि जो इसराइल और जो ईरान थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे 1960s में और 1970s में, लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि ये दोनों जो हैं वो वर्ज ऑफ केओस पे हैं और बिल्कुल एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ChatGPT मुझे ये बताएं कि जो आज इसराइल ने ईरान के ऊपर जो इतनी ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की है, ये क्या वजह थी, ये क्यों इसराइल ने इतनी ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की है? आज 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए भारी बॉम्बिंग की। इसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें टॉप ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स भी शामिल थे। इसके बदले में ईरान ने इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। ये सब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल की चिंताओं का नतीजा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मिडल ईस्ट में इसराइल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री कैसे है? ये जो हर मुस्लिम कंट्री को आंखें दिखाता है, इसने पहले सीरिया को, लेबनान को, फ़लस्तीन को और अब ईरान को ये आंखें दिखा रहा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग किस तरह है? इसमें क्या ये यूनिक बात है कि ये हर किसी को आंखें दिखाता है? इसकी क्या वजह है? इसराइल की स्ट्रेंथ काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहले तो इसराइल का मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स बहुत एडवांस्ड हैं। उनके पास मॉडर्न वेपन्स, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज और साइबर वॉरफेयर में भी बहुत महारत है। दूसरा, इसराइल का जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी उनकी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है। उनका स्ट्रॉन्ग अलायंस है अमेरिका जैसे कंट्रीज के साथ, जो उन्हें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। तीसरा, इसराइल की इकोनॉमी भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, जो उन्हें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर इसराइल को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाते हैं, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आज बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग की है इसराइल ने ईरान के ऊपर और ईरान ने भी जो जवाबी हमला दिया है, तो इससे मिडल ईस्ट में एक जंग शुरू हो सकती है और इसमें क्या चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है इस बात से? क्योंकि जो जैसे आपने बताया जो इसराइल है वो US के साथ है, जो बाकी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो एक अलायंस बना लें, तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आपका सवाल बहुत अहम है। मिडिल ईस्ट में टेंशंस हमेशा सेंसिटिव होते हैं और ऐसे सिचुएशंस में सिचुएशन एस्केलेट होने का रिस्क रहता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 3 तक ले जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी एक्टिव होती है ऐसे सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमेशा चल रहे होते हैं। हर केस में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होते हैं और सब पार्टीज यूजुअली पीस के लिए नेगोशिएशंस करते हैं। टेंशंस हमेशा होते हैं, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है इन्हें मैनेज करने में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईरान ने तो कहा कि यार हम इसराइल पे बहुत हैवी बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि इसराइल ने जो है वो रेड लाइन क्रॉस की है और जो हमारे जो मेन जो 100 लोकेशंस पे उन्होंने बॉम्बिंग की है, जो उनके जो मेन लोकेशंस थी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह थे, उन जगहों पे उन्होंने बॉम्बिंग की है। तो उससे क्या चांसेस हैं वॉर के मिडल ईस्ट में? आपका पॉइंट समझ सकता हूँ। जब ऐसे टेंशंस बढ़ जाते हैं तो नेचुरली लोगों को ये डर होता है कि सिचुएशन वॉर तक जा सकती है। ईरान का कहना है कि इसराइल ने उनकी एक रेड लाइन क्रॉस की है, जो उनके लिए बहुत सीरियस है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल एक्टर्स यूजुअली पीस को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। वॉर होने के चांसेस हमेशा होते हैं जब टेंशंस इतने हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि सब पार्टीज डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्यूशंस तलाश करते रहें। ग्लोबल कम्युनिटी का रोल भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि कम्युनिटीज़ होती हैं कि वॉर को रोक सकें, लेकिन जो इसराइल और जो गज़ा में हुआ उसके बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि उसमें भी तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं रोकी और ये स्टिल कंटिन्यू रही। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है।
गाजा और इसराइल के बीच के टेंशन्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स और पेनफुल रहे हैं। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स में कई बार दोनों तरफ के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और पीस ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे सिचुएशंस को शांत करने के लिए एफर्ट्स किए जाएं। लेकिन जैसे आपने देखा, कई बार पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स इतने डीपली रूटेड होते हैं कि उन्हें तुरंत सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस हमेशा चलती रहती है, लेकिन सोल्यूशन ढूंढना कभी-कभी बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसे सिचुएशंस में ग्लोबल कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि लोगों की सफरिंग को कम किया जा सके और पीस को रिस्टोर किया जा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने मुझे भी बताया कि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम है, इसी तरह ईरान के पास ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जो इसराइल के जो फाइटर जेट्स थे वो ईरान के अंदर जाके उन्होंने बॉम्बिंग की है बहुत ज़्यादा, और जो उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल जो अंडरग्राउंड थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाह किए हैं। इसकी क्या वजह बनी? इसराइल के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे आयरन डोम, जो उन्हें मिसाइल्स और ड्रोन से बचाता है। ईरान के पास भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इसराइल की टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग उन्हें एक एज देती है। इसराइल के फाइटर जेट्स और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज उन्हें ऐसी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में मदद देती हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट करना उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था, जिससे उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कम किया जा सके। ये सब फैक्टर्स जैसे एडवांस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसराइल को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखते हैं। अच्छा ChatGPT, मुझे ये बताइए, जैसे आपने मुझे बताया कि इसराइल के पास बहुत अच्छा, बहुत एडवांस जो है वो डिफेंस सिस्टम है, इस तरह का डिफेंस सिस्टम ईरान के पास क्यों नहीं है? क्या वजूहात हैं? और किस तरह जो इसराइल के जो फाइटर जेट्स थे वो इतना ईरान के अंदर जाके जो उनको जो सीक्रेट जो लोकेशंस थी जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल जो थे वो छुपे हुए थे, वो उनको कैसे पता चला? इसके बारे में ईरान के पास इसराइल जैसा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम नहीं होने की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और उनका फोकस टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, जो उनके डिफेंस डेवलपमेंट को रोकने में मददगार है। इसराइल के फाइटर जेट्स जो ईरान के अंदर जाके उनके सीक्रेट लोकेशंस तक पहुंचे, उसके पीछे एडवांस्ड इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का हाथ है। इसराइल की एजेंसीज और मिलिट्री को हाई लेवल इंटेलिजेंस मिलती है, जो उनको ऐसे ऑपरेशंस में मदद देती है। सही। तो अब इस बारे में क्या ख्याल है कि इसराइल ने कुछ जो जासूस हैं वो छोड़े हुए हैं अपने ईरान के अंदर, जिसकी वजह से जो उनको पिन पॉइंट लोकेशंस जो थी वो पता थी, जैसे उन्होंने बहुत सारे आज जो लोग हैं वो मारे हैं और बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है ईरान को आज? ये एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मसला है। इंटरनेशनल रिलेशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस में अक्सर ऐसे एलिगेशंस होते हैं। हर मुल्क अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है और कभी-कभी ये ज़रूरी होता है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अंदाजे हैं और इस तरह के मामलात में असल हकीकत तक पहुंचना मुश्किल होता है। जैसे ईरान ने इसराइल को कहा है कि भाई तुमने अपनी जो है वो रेड लाइन क्रॉस की है, तो क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर? क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि भाई हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ये एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा मसला है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सिचुएशंस बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब दो मुल्कों के दरमियान टेंशन्स बढ़ जाती हैं, तो सबको शांति और डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। न्यूक्लियर अटैक्स जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल सबके लिए खतरनाक हो सकता है। हर मुल्क को अपने एक्शंस के नताइज के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा शांति और अमन की तरफ रास्ता ढूंढना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, ये जो आज की जो शुरुआत है जंग की, वो तो इसराइल ने की है, तो क्या ईरान का बनता है कि वो उसको रिप्लाई बैक करे मुंह चुप करवाने के लिए, जो उन्होंने इसराइल ने जो रेड लाइन क्रॉस की है वो? हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में सबको शांति और डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल करने की कोशिश करनी चाहिए। टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ नुकसान ही होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये ज़रूरी है कि वो शांति के लिए एफर्ट्स करें और सब तरफ से सब्र और समझदारी से काम लिया जाए। सबको मिलकर बेहतर हालात के लिए काम करना चाहिए। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने बात की है,
लेकिन इसमें फिर आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसराइल ने जो पहले ईरान पे जो हमला किया है और जो उनकी 100 साइट्स थी उन पे हमला किया है, और जो उनके जो मेन जर्नल्स थे, साइंटिस्ट थे जो उनके मेन, उनको उन्होंने मार दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती थी? ये बहुत ही अफसोसनाक और पेचीदा मसला है। भी मुल्क पर हमला होता है तो सबको नुकसान होता है। ऐसे सिचुएशंस में हर तरफ से सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये फर्ज है कि वो शांति और अमन के लिए एफर्ट्स करें ताकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। जैसे आज इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, तो जैसे आप बताते हैं कि जो इसराइल के साथ वो यूएस है, तो ईरान के साथ कौन कौन से कंट्री स्टैंड बाय करते हैं? इस वक्त ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट हमकार देश हैं जैसे कि सीरिया, इराक और लेबनान। इन देशों के साथ ईरान के स्ट्रॉन्ग टाइज है। रशिया भी ईरान का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है और देशों के रिश्ते वक्त के साथ बदलते रहते हैं। आपको कोई और सवाल हो तो पूछिए। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ईरान का साथ देंगे कि इसराइल का साथ देंगे इस वॉर में? अरब कंट्रीज का ईरान के साथ रिश्ते थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कुछ अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई ट्रेडिशनली इजराइल के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ उनका रिश्ते उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ अरब कंट्रीज जैसे कि इराक और लेबनान, जहां हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस है, ईरान के साथ है। ओवरऑल अरब कंट्रीज का स्टैंस ईरान और इजराइल के मामले में अलग अलग हो सकता है और ये डिपेंड करता है उनके स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट्स पर। मुझे लगता है जैसे सऊदी अरेबिया जो है वो हमेशा यूएस के साथ स्टैंड करता है। वो हालांकि मुस्लिम कंट्री है तो उसको मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये एक दिलचस्प सवाल है। सऊदी अरेबिया के रिश्ते यूएसए के साथ काफी पुराने हैं और दोनों देश कई मामलात में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रीजनल स्टेबिलिटी। सऊदी अरेबिया और कुछ और मुस्लिम कंट्रीज के रिश्ते अलग अलग होते हैं और हर कंट्री अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से फैसले करती है। अक्सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अलग अलग इंटरेस्ट्स और प्रायोरिटीज होती है जो डिसीजंस को शेप करती है। आपका पॉइंट समझ आता है, लेकिन हर कंट्री के अपने यूनिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं। यानी कि जो हर छोटे से बड़ा कंट्री है वो पैसे के पीछे भागता है। पैसे की सारी गेम है ना, आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो। आपका पॉइंट समझ आता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्रीज अक्सर अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए हो, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिसोर्सेज कंट्रीज के डिसीजंस पर बहुत असर डालते हैं। हर कंट्री अपने सिटीजन्स के बेहतरी के लिए काम करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वॉर की वजह से जो ईरान की जो गवर्नमेंट है वो भी लेट डाउन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हर सिचुएशन अलग होती है और गवर्नमेंट्स को कभी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। ईरान की गवर्नमेंट भी इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस और रीजनल टेंशंस। लेकिन हर गवर्नमेंट अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है और अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश करती है। हर देश के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी उन्हीं के हिसाब से अलग होते हैं। अच्छा, मुझे इससे लगता है जैसे यूएन है, यूके है, यूएसए है, वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। इसकी क्या वजह है? जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आमतौर पर ममालिक जैसे कि यूएन, यूके, यूएसए और फ्रांस मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मामलात में मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत करते हैं या मुखालिफत करते हैं। ये उनके अपने मफादात, आलमी कवानीन और जोग्राफियाई पॉलिसियों पर मुनहसर होता है। बाज़ औक़ात ये ममालिक अपने इत्तेहादियों की हिमायत करते हैं या इंसानी हुकूक, सलामती या दीगर आलमी उसूलों के तहत किसी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। हर मुल्क की अपनी खारिजा पॉलिसी होती है जो कि मुख्तलिफ अवामिल पर मबनी होती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जो ईरान और जो इसराइल की जंग है वो आगे चलेगी, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले सकती है कि नहीं ले सकती है, और जो ग्रेटर इसराइल है वो बनेगा? अपनी राय का जो इज़हार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको जो आज का वीडियो है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।